रिकॉर्डिंग होगी है स्टार्ट। और आज हम लोग जो है ना वो पढ़ने वाले हैं रिएक्ट जेएस। फाइनली वीक 6 है हमारा, मैंने यहाँ मेंशन करना भूल गया तो वो मैं लिख दूंगा। डे 1 है हमारा, ठीक है। रिएक्ट जेएस बेसिकली है क्या, ये जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है, ठीक है, जिसको हम यूज़ करते हैं यूज़र इंटरफेस बनाने के लिए। यूज़र इंटरफेस हमारे पास क्या होता है, जैसे कि ये वेबसाइट है ना हमारे पास गूगल की, गूगल डॉक्स, इसका ये हमारे पास ये इंटरफेस है जो हमें शो हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर मुख्तलिफ ये बटन्स हैं जिनका मुख्तलिफ फंक्शन है, तो ये इसको इंटरफेस बोलते हैं। तो रिएक्ट जेएस हमारे पास यूज़ होती है यूज़र इंटरफेसेस बनाने के लिए। अब रिएक्ट जेएस जो है वो बेसिकली उसके फंक्शंस क्या है हमारे पास, वो एक्चुअली करती क्या है, तो वो होती है डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव से क्या मुराद है कि आप उसमें डिस्क्राइब करते हो ये चीज़ कि आपका यूआई जो है ना वो कैसा दिखना चाहिए गिवन स्टेट के लिए। मतलब जो करंट आपकी स्टेट होगी यूआई की, यानी आपने उसमें कुछ अगर पेज के अंदर कोई चेंज किया तो उसकी स्टेट यानी चेंज हो गई, तो उस चेंज के लिए जो है ना वो यूआई कैसा दिखना चाहिए वो आप इसके अंदर जो है ना डिक्लेयर कर सकते हो रिएक्ट के अंदर। उसके बाद ये होती है कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट के बारे में हमने पहले भी जिक्र किया। कल हमने देखा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट, कि कैसे हम मल्टीपल फाइल्स के अंदर अपनी जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम लिखते हैं और उसको एज अ कंपोनेंट जो है ना वो हम अपने मेन फाइल के अंदर यूज़ करते हैं। तो रिएक्ट का बेसिक मकसद भी यही है कि आप इसको कंपोनेंट बाय कंपोनेंट यानी पीस बाय पीस आप अपना प्रोग्राम बनाओ और एट द एंड उसको एक फाइल के अंदर जो है ना उसको यूज़ करके आप जो है ना कोई भी रिएक्ट की एप्लीकेशन बना सको। तो यही है कि स्मॉल रीयूजेबल पीसेस यानी कंपोनेंट्स बनाओ और उनको आखिर में कंबाइन कर दो। उसके बाद इसमें आता है वर्चुअल डॉम का कॉन्सेप्ट। अब डॉम हमारे पास क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जो कि हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर पढ़ा है, जिसमें हमने बटन के थ्रू, डिफरेंट क्लिक इवेंट्स के थ्रू जो है ना वो अपने HTML के पेज को जो है वो मैनिपुलेट किया था या चेंज किया था। तो वो हमने किसके थ्रू किया था, डॉम के थ्रू किया था, जो कि हमारे पास डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है। यानी HTML का हमारे पास एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हमारे पास नोड्स जो है ना वो एलिमेंट्स एज अ नोड्स हमारे पास होते हैं, कि ये HTML का नोड है, ये बटन का नोड है, ये ए का नोड है। तो हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू उन नोड्स को एक्सेस करके उसमें चेंजेस लाते थे। अब सिंपल HTML के अंदर हमारे पास क्या होता है कि कोई भी चेंज हम अगर अपने HTML के पेज के अंदर लाते हैं ना, कि फर्ज करो मैंने सिर्फ यहाँ पर ये एस की जगह HTML के अंदर इसको रिमूव करके यहाँ टी लिख दिया, तो क्या होगा कि मेरा पूरा पेज रीलोड हो जाएगा। अब उस पूरे पेज रीलोड में क्या होगा कि मेरा टाइम जो है ना वो भी लगेगा, मेरी जो प्रोसेसर की रिसोर्सेज हैं वो भी लगेंगी, ठीक है। तो अभी तो चूंकि हम सिंपल सी, बहुत सिंपल सी जो है ना वो HTML का कोड लिखते हैं, तो उसमें हमें ये चीज़, इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस बनाते हो, वो बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस होती हैं, तो ज़ाहिर है उसमें हैवी हैवी जो है वो आपके सर्वर के रिसोर्सेज लगते हैं। सेकेंडली, जब आप उसको छोटी सी चीज़ के चेंज के लिए जब रीलोड करोगे, तो वो जब रीलोडिंग पे लगेगा तो ऑब्वियसली उस पर नेटवर्क के रिसोर्सेज लगेंगे, आपके प्रोसेसर के सर्वर के रिसोर्सेज लगेंगे, तो वो रीलोड में भी टाइम लेगा। तो जो अगला बंदा बैठा यूज़ कर रहा होगा वो आपकी एप्लीकेशन ही, वेबसाइट ही बंद करके बैठ जाएगा कि ये तो लोड ही नहीं होती। तो रिएक्ट क्या करता है कि अपने पास जो है ना वो एक कॉपी बना के रखता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की मेमोरी में। तो जब आप इसके अंदर कोई भी छोटी सी चेंज लेके आते हो, यानी आप इसके अंदर यू की जगह आप यहाँ पर इसको मिटा के कुछ और लिख देते हो, तो क्या करता है वो उसकी कॉपी बना लेता है और उसको उसकी प्रीवियस वाली डॉम की जो प्रीवियस स्टेट थी जिसमें यहाँ पर यू लिखा हुआ था उसके साथ कंपेयर करता है। कंपैरिजन के बाद वो देखता है कि यहाँ पर जो है ना इस लाइन ऑफ कोड में जो है वो चेंज आया, तो वो क्या करता है सिर्फ उसी कोड को जो है वो चेंज कर देता है विदाउट रिफ्रेशिंग, यानी रीलोड के बगैर वो उसको यहाँ पर चेंज कर देता है। तो इससे क्या होता है कि आपके रिसोर्सेज भी बच जाते हैं और आपका जो है वो टाइम भी बच जाता है, क्योंकि वहाँ पर आपके पास रीलोडिंग नहीं होती है। इसकी बहुत कॉमन एग्जांपल आपके पास जो है ना वो यूट्यूब के अंदर होगी। आप यहाँ पर जाओगे ना जब, तो इसके अंदर आई गेस जब आप वीडियोस वगैरह क्लिक करो तो आपका पूरा पेज नहीं रीलोड होता, जब सिर्फ जो है ना वो वीडियो वहाँ पर जो है वो क्लिक हो जाती है। या इसकी कोई और एग्जांपल वाली मुझे वेबसाइट मिली तो वो मैं वहाँ पर आपको बताऊंगा कि ये वाली जो वर्चुअल डॉम वाली एग्जांपल होती है ना वो कैसे वर्क करती है। सिंपल इसका यही है कि यहाँ पर अगर आप कुछ भी चेंज करोगे ना लाइन ऑफ कोड में, तो वो पूरे पेज को नहीं अपडेट करेगी, वो पूरे पेज को रीलोड नहीं करेगी, वो सिंपली जो है वो उस चीज़ को, उस लाइन ऑफ कोड को चेंज कर देगी। देन इसके अंदर वन वे डाटा फ्लो होता है, यानी डाटा जो होता है वो पेरेंट कंपोनेंट्स से चाइल्ड कंपोनेंट्स के थ्रू के अंदर आप भेज सकते हो प्रॉप्स के थ्रू। प्रॉप्स एक अलग पूरा कॉन्सेप्ट है जो हम पढ़ेंगे। और इसमें ये होता है कि चूंकि ये डाटा वन वे होता है इसका डाटा फ्लो,
तो आप पेरेंट्स से जब चाइल्ड में कोई भी प्रॉप्स भेजते हो और उसमें कोई भी बग्स आ जाते हैं, एरर्स आ जाते हैं, तो वो आप ईजियर टू डिबग होते हैं, यानी आप जो है ना वो इजीली उनको कैच कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि डाटा जो है वो पेरेंट्स से चाइल्ड में जा रहा है, तो आप वहाँ पर जाकर उसकी डिबगिंग कर सकते हो। इसकी बहुत सिंपल सी जो है ना वो रिएक्ट की जो हमारे पास एग्जांपल है वो ये है। रिएक्ट में फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स भी होते हैं, ये हम आगे जाके इसका जिक्र करेंगे। लेकिन अब लेटेस्ट जो हम रिएक्ट यूज़ करते हैं उसमें हम फंक्शंस के अंदर अपने कंपोनेंट्स जो है वो बनाते हैं। अब आप इसके अंदर देखो, हमने फंक्शन बनाया, यहाँ पर हमने लिखा हेलो, ये फंक्शन का नेम है, ये बेसिकली हमारे कंपोनेंट का नेम है फंक्शन। और इसके बाद जो ये नेम हमारा फंक्शन का नेम है, ये हमारे कंपोनेंट के नेम को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग HTML का एक कोई भी कोड जो है वो रिटर्न करते हैं। अब इस फॉर्मेट को क्या बोलते हैं, JSX। JSX हमारे पास क्या होता है, जावास्क्रिप्ट XML, जो कि हम जिसका नीचे जिक्र करेंगे। अब आप देख सकते होंगे कि रिएक्ट के अंदर हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर ही जो है ना वो हमने HTML लिखी हुई है यहाँ पर। तो रिएक्ट हमारे पास ये भी एक बहुत बड़ी आसानी लेके आता है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर ही आप HTML लिख दो, आपको अलहदा से जावास्क्रिप्ट नहीं बनाने की ज़रूरत, अलहदा से आपको जो है ना वो HTML बनाने की नहीं ज़रूरत। उसी के अंदर आप सारा जावास्क्रिप्ट भी लिखो और HTML भी लिखो। तो उस सिंटेक्स को क्या बोलते हैं यहाँ पर, JSX। अब रिएक्ट हमें क्यों यूज़ करना चाहिए, तो हमने ऑलरेडी जिक्र किया, रीयूजेबल कंपोनेंट्स होते हैं, यानी एक दफ़ा बनाओ और कहीं भी जो है वो यूज़ कर लो। जैसे नैव बार होती है, ये इसकी हमारे पास वेबसाइट की ये नैव बार है। अब कोई भी डिफरेंट पेज खोल लो तो वहाँ पर यही सेम नैव बार आनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, नैव बार का एक कंपोनेंट बना लेंगे और उसको किसी भी पेज में यूज़ कर लेंगे। देन प्रेडिक्ट इसका जो डाटा फ्लो होता है वो प्रेडिक्टेबल होता है, हमें पता होता है कि पेरेंट से चाइल्ड में जा रहा है। देन ये एफिशिएंट होता है। एफिशिएंट कैसे होता है कि ये सिर्फ उन्हीं पार्ट्स को अपडेट करता है यूआई के अंदर जिनमें चेंजेस आई होती है, यानी अगर मैं इसको यू से मिटाकर आई कर दूं तो सिर्फ इसी को अपडेट करेगा, ये पूरे पेज को रीलोड नहीं करेगा। ह्यूज इकोसिस्टम से मुराद है कि रिएक्ट की आगे भी बहुत सारी जो है ना वो लाइब्रेरीज आती हैं इसके अंदर मजीद फंक्शनैलिटी इसकी बढ़ाने के लिए। तो आपके पास कोई भी ऐसी आपको चीज़ चाहिए हो जिसमें आप कोई फंक्शंस परफॉर्म करना चाहते हो और रिएक्ट के अंदर वो चीज़ अवेलेबल ना हो, तो मुमकिन है कि रिएक्ट की ऑलरेडी कोई इस तरह की लाइब्रेरी मौजूद होगी जिसके थ्रू आप जो है वो रिएक्ट की फंक्शनैलिटी को मज़ीद एनहांस कर सकते हो। जैसे कि रिएक्ट के अंदर हमारे पास टेलविंड आता है CSS के लिए स्टाइलिंग करने के लिए, बूटस्ट्रैप रिएक्ट आता है रिएक्ट के अंदर जो है ना वो कंपोनेंट्स को स्टाइल करने के लिए। तो इस तरह की और भी बहुत सारी लाइब्रेरीज आती हैं। दैन इसकी कम्युनिटी सपोर्ट बहुत है, आपको किसी किस्म का भी कोई इशू आता है तो आप सिंपली गूगल सर्च करके जो है वो अपने इश्यूज को फाइंड कर सकते हो, या आप किसी फॉरम पे जाके जो है ना वो अपनी क्यूरी पोस्ट कर सकते हो, और बहुत सारे रिएक्ट डेवलपर्स जो है ना वो आपकी इसमें हेल्प आउट करेंगे। क्रॉस प्लेटफॉर्म से मुराद है कि रिएक्ट आपके पास वेब में भी है और रिएक्ट जो है ना वो मोबाइल ऐप्स डेवलप करने के लिए भी होता है, जिसको हम बोलते हैं रिएक्ट नेटिव। अब रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव तकरीबन हैं तो सेम, बट ये है कि रिएक्ट नेटिव एक अलहदा से एक अपनी एक फील्ड है। अगर आपने मोबाइल ऐप्स में जाना है तो आपको रिएक्ट के बाद रिएक्ट नेटिव भी जो है वो सीखना पड़ेगा। उससे पहले रिएक्ट तो मस्ट है, क्योंकि रिएक्ट नेटिव ऑब्वियसली रिएक्ट के ऊपर ही बनी है। लेकिन अगर आपने स्पेशलाइज करना है मोबाइल ऐप्स के ऊपर तो आपको जो है वो रिएक्ट नेटिव पढ़ना पड़ेगा। तो ये क्रॉस प्लेटफॉर्म भी है हमारे पास। रिएक्ट आपने कब नहीं यूज़ करना, जब आपके पास बहुत ही छोटी सी इंटरेक्टिविटी हो अपनी वेबसाइट में, यानी कोई स्टैटिक वेबसाइट हो, या बहुत ही कोई लाइट वेट आपके पास सोल्यूशन हो, यानी कोई बहुत ही छोटा सा आप कोई सोल्यूशन बना रहे हो, तो आप उसमें जावास्क्रिप्ट HTML के थ्रू भी काम कर सकते हो, तो आप तब जो है ना वो रिएक्ट को यूज़ ना करो। रिएक्ट को रिएक्ट की ऐप बनानी कैसे होती है, तो इसके बनाने के वैसे बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे जो पुराना तरीका है वो है क्रिएट रिएक्ट ऐप, NPX क्रिएट रिएक्ट ऐप होता है हमारे पास, और एक होता है वीट के थ्रू। अब वीट जो है वो हमारे पास एक बिल्डर टूल है जो कि ऑटोमेटिकली हमारे पास रिएक्ट की ऐप जो है ना वो क्रिएट करके दे देता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, npm नोड पैकेज मैनेजर को बोलते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट पैकेजेस डाउनलोड करने के लिए और उनको इंस्टॉल करने के लिए, कॉन्फ़िगर करने के लिए यूज़ होता है। इसको चलाने के लिए आपने अपने कंप्यूटर के अंदर जो है वो Node.js डाउनलोड करनी है उनकी वेबसाइट से। आई अज्यूम कि आपने ऑलरेडी वो डाउनलोड की हुई है, क्योंकि आपने मुझे एक रिएक्ट की जो है ना वो एप्लीकेशन भी भेजी थी। तो उसको क्रिएट करने के लिए सबसे पहले क्रिएट लिखेंगे, वीट लिखेंगे @latest, यानी सबसे जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो, और यहाँ पर अपनी रिएक्ट ऐप का नेम लिख लेंगे। इसके बाद भी कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, तो वो जब हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो वो मैं आपको वहाँ पर बताऊंगा। फिर हमारे पास आता है JSX फॉर्मेट। JSX फॉर्मेट क्या होता है, हमारे पास जावास्क्रिप्ट XML, यानी आपको HTML लाइक सिंटेक्स लिखने का अलाउ करता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। इसकी एग्जांपल हमने ऊपर भी देखी कि फंक्शन है वेलकम का, ये हमारे कंपोनेंट का नेम भी है।
और इसके अंदर हमने रिटर्न की हुई है अपनी HTML, यानी H1 का हमने टैग रिटर्न किया हुआ है, जिसके अंदर हम कोई भी नेम जो है ना वो उसको हेलो कर रहे हैं। थिंग्स टू नोट में आपने ये चीज़ नोट करनी है कि क्लास जो है ना, अब रिएक्ट के अंदर क्लासेस जो वो क्लासेस होती हैं हमारे पास, जिस तरह C# में या C++ में या जावा में क्लासेस होती हैं, जो ऊप का बेसिकली कॉन्सेप्ट है, तो हमारे पास वो रिएक्ट के अंदर भी वो चीज़ होती है। तो जब आपने CSS की क्लासेस लगानी है तो आपने क्लास नहीं, आपने यहाँ पर क्लास नेम लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का आप कोई भी कोड लिखोगे HTML के अंदर, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आपने उसको करली ब्रेसिस के अंदर लिखना होगा। इज यूज फॉर JS एक्सप्रेशंस, यहाँ पर जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशंस लिखना है, यानी जावास्क्रिप्ट का कोई भी कोड होगा, जैसे कि यहाँ पर हमने वेरिएबल का नेम लिखा हुआ है या ये आर्ग्यूमेंट जो भी पास हो रहा है इसका नेम लिखा हुआ है, तो ये अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे करली ब्रेसिस के अंदर। उसके बाद इसमें कंडीशनल रेंडरिंग जो है उसकी भी सपोर्ट है, यानी जो हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर था कि हमारे पास ये एक कंडीशन होगी, या अगर ये ट्रू होगी तो हमारे पास ये हो जाएगा एग्जीक्यूट, अगर फॉल्स होगा तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसमें ये बहुत हेल्पफुल चीज़ होती है रिएक्ट के अंदर कि आप इसके अंदर जो है वो कंडीशनल रेंडरिंग कर सकते हो टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू। ये जावास्क्रिप्ट का बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है। देन हमारे पास लिस्ट होती हैं। लिस्ट हम लोग कैसे बनाते हैं, डॉट मैप, जो अरे का मेथड हमने पढ़ा था, डॉट मैप, तो उसके अंदर हम लोग जो है वो कोई भी लिस्ट हम लोग डिस्प्ले करवा सकते हैं। ये एक छोटी सी एग्जांपल है डॉट मैप की, कैसे हम यूज़ करते हैं रिएक्ट के अंदर। तो ये सब हम लोग जो है ना वो जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसलिए हमने जावास्क्रिप्ट के रिफ्रेशर भी पढ़ा था कि डॉट मैप, टर्नरी ऑपरेटर, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो आप रिएक्ट के अंदर यूज़ करते हो। देन हमारे पास कंपोनेंट्स आते हैं। कंपोनेंट्स क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं रिएक्ट ऐप्स के। बिल्डिंग ब्लॉक से मुराद कि हमारे पास जो भी ये एक हिस्सा है इस गूगल डॉक्स के जो है ये एप्लीकेशन का, वेबसाइट का, तो इसका ये वाला एक हमारे पास कंपोनेंट है जिसके अंदर हम लोग यहाँ पर कुछ जो है ना वो वर्ड के अंदर कुछ भी जो है वो लिख रहे हैं। इसके अगर मैं किसी और पेज के अंदर चला जाऊँ यहाँ से, तो उसका दूसरा कंपोनेंट होगा। तो कंपोनेंट्स बेसिकली पीस बाय पीस जो है ना वो आप अपनी वेबसाइट को बनाते हो। इसकी सबसे सिंपल एग्जांपल हमने ऊपर भी देखी है, यहाँ भी देख लेते हैं कि फंक्शन बनाया बटन का और रिटर्न कर दिया अपने यहाँ पर HTML। ये मॉडर्न भी है और रिकमेंडेड भी है। इससे पुराना जो तरीका होता था वो क्लास कंपोनेंट्स होता था, और वो अब जो है वो यूज़ नहीं होता। तो ये चीज़ अब यूज़ नहीं होती, तो इसको पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। देन हमारे पास स्टेट्स और प्रॉप्स आती हैं। प्रॉप्स हमारे पास क्या होती हैं, बेसिकली हमारे पास कोई भी इनपुट डाटा, जैसे हम लोग जो है वो फंक्शंस के अंदर आर्ग्यूमेंट्स पास करते थे यहाँ पर, तो प्रॉप्स भी बेसिकली एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में जो है ना वो आप आर्ग्यूमेंट्स पास करते हो पेरेंट से चाइल्ड में। यानी आपने यहाँ पर कंपोनेंट लिखा चाइल्ड कंपोनेंट, और उसके अंदर कोई भी जो है वो आपने डाटा पास कर दिया, तो उसको हम प्रॉप्स बोलेंगे। प्रॉप्स शॉर्ट है प्रॉपर्टीज़ का, यानी उसके लिए आप कोई भी जो है ना प्रॉपर्टीज़ पास कर सकते हो वहाँ पर। देन स्टेट क्या होती है हमारे पास, ये हमारे पास इनपुट डाटा होता है जो कि हम पेरेंट से चाइल्ड में पास करते हैं, और स्टेट क्या होती है, इंटरनल डाटा होता है जो कि हम कंपोनेंट के इनसाइड जो है ना वो उसको मैनेज कर रहे होते हैं। इसको स्टेट को ऐसे समझ लें कि हमारे पास जो है ना स्टेट्स बेसिकली उस कंपोनेंट के वेरिएबल्स होते हैं, जो कि आप उस कंपोनेंट के अंदर जिनको आप मैनेज कर सकते हो, उनको आप चेंज कर सकते हो, और उन वेरिएबल्स के अंदर कोई भी चेंजेस आप लेके आओगे तो आपका क्या होगा, री रेंडरिंग हो जाएगी वहाँ पर आपके यूआई की, यानी यूआई के अंदर चेंजेस आ जाएंगी। इसकी एक एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर ये लिखी हुई है स्टेट की, कि सबसे पहले स्टेट यूज़ करने के लिए आप लोगों को इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। इंपोर्ट क्या करना है हमने यहाँ पर, यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। अब ये हमारे पास रिएक्ट के अंदर कोई ये फंक्शन है, एक्सपोर्ट हो रहा है किसी रिएक्ट की फाइल के अंदर से, जो कि है यूज स्टेट। और यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया, कंपोनेंट बनाया बेसिकली काउंटर का। काउंटर के अंदर हमने यहाँ पर ये हमने स्टेट बनाई है। स्टेट बनाने का तरीका ये होता है, कॉन्स्ट लगाते हो कीवर्ड, उसके साथ यहाँ पर आप एरे वाले स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हो, देन आप उस वेरिएबल का नेम लिखते हो जो एग्जैक्ट वेरिएबल आपने बनाना है, और उस वेरिएबल को चेंज करने का कोई मेथड होता है जिसको हमने यहाँ पर सेट काउंट का नेम दे दिया है। रिएक्ट के अंदर आप कोई भी वेरिएबल बनाओगे तो साथ में आप मतलब स्टेट बनाओगे तो आप साथ में उसका एक चेंजिंग फंक्शन भी लिखोगे, और वो चेंजिंग फंक्शन का नेम हमेशा सेट से स्टार्ट होगा। यहाँ पर अगर नेम होता तो यहाँ पर हम सेट नेम लिखते, यहाँ पर अगर इनपुट होता तो यहाँ हम सेट इनपुट लिखते। तो रिएक्ट के अंदर आप कोई भी वेरिएबल बनाओगे तो साथ उसका सेटर फंक्शन बेसिकली इसको बोलते हैं। जैसे हम C++ में या C# में क्लासेस बनाते थे, तो क्लासेस के अंदर हम क्या करते थे, सेटर और गेटर फंक्शन बनाते थे। तो यहाँ पर बेसिकली ये इसका सेटर फंक्शन है।
जो कि इस वेरिएबल को सेट करता है, यानी इसकी वैल्यू को कुछ भी सेट कर देता है। देन इज इक्वल टू हमने यहाँ पर यूज स्टेट का फंक्शन लगाना है और इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम कोई भी वैल्यू जो है वो पास कर सकते हैं जो कि इसकी इनिशियल वैल्यू होगी, जिसको अभी हमने यहाँ पर 0 किया है। अगर मैं इसको कोई स्ट्रिंग वैल्यू देना चाहता है एम्प्टी, या मैं अपना नेम अगर देना चाहता तो मैं यहाँ पर इसको स्ट्रिंग ऐसे पास कर देता, तो इसका इनिशियल वैल्यू यहाँ पर फहद स्टार्ट हो जाती। मैं अगर इसको एरे बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर सिंपली एरे वाला स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाऊंगा तो ये एरे बन जाएगी। ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा तो ये ऑब्जेक्ट मेरे पास बन जाएगा। तो यूज स्टेट बेसिकली यहाँ पर वेरिएबल्स बनाने के लिए आप ऐसा समझ लो कि होता है। और स्टेट क्या होती है, हमारे पास इंटरनल डाटा होता है कंपोनेंट के अंदर, जिसको चेंज करने से जो है ना वो हमारे पास री रेंडर हो जाता है वो वाला कंपोनेंट। देन हमने रिटर्न करनी है यहाँ पर अपनी HTML के अंदर हमने क्या किया, बटन के अंदर ऑन क्लिक लगाया और इसके अंदर यहाँ पर एरो फंक्शंस लगाए। अब आप देख सकते हो कि हमारे पास सारे जावास्क्रिप्ट के जो है ना वो कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर जो है ना वो यूज हो रहे हैं। कुछ चीज़ें जो है वो रिएक्ट की अपनी है, जैसे कि ये यूज स्टेट, ये हमने जावास्क्रिप्ट में नहीं पढ़ी, बट इसके बैक एंड पे जो है वो ऑब्वियसली जावास्क्रिप्ट ही यूज हो रही है। लेकिन वो चीज़ अब हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत, क्योंकि ऑलरेडी अब हमारे पास बना बनाया अगर जो है ना वो डिश हमारे पास पकी पकाई हुई आ रही है तो हमें क्या ज़रूरत है बनाने की। तो रिएक्ट का मकसद ही ये है कि आप कोई लाइब्रेरी प्रोवाइड कर रहा है, इसके अंदर कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं जिनके यूज़ करते हुए आप अपने वेब एप्लीकेशंस जो है वो बना सकते हो। लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जिनका समझना ज़रूरी है, जैसे यहाँ पर ये एरो फंक्शन है। तो यहाँ पर एरो फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है बेसिकली, अब ये इसका सेटर फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं, सेट काउंट, और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं बेसिकली काउंट के अंदर से एक वैल्यू -1 कर रहे हैं, यानी इस बटन को जब मैं प्रेस करूँगा तो यहाँ पर काउंट की वैल्यू कम हो जाएगी। अब आप लोगों ने देखा कि हमने यहाँ पर जावास्क्रिप्ट की एक एक्सप्रेशन लगाई है HTML के अंदर ही। हालांकि HTML के अंदर हम लोग जावास्क्रिप्ट की जो है ना वो वेरिएबल्स इस तरीके से नहीं लिख सकते। अब हमने यहाँ पर काउंट लिख दिया, यानी जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल लिख दिया जो कि हमारे पास HTML के अंदर रेंडर हो रहा होगा। और उसके लिए हमने यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस भी लगाई हैं। अगर आप कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाओगे तो ये इसको सिंपली क्या ट्रीट करेगा, एज अ स्ट्रिंग ट्रीट कर लेगा, जो स्पैन के अंदर हमारे पास सिंपल काउंट लिखा आ जाएगा। तो हमने क्या यहाँ पर वेरिएबल लिखना है, तो हम लोग उसके साथ में कर्ली ब्रेसेस भी लगाएंगे, या कोई भी यहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखें तो उसके साथ हम कर्ली ब्रेसेस भी लगाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर सेट काउंट का एक और फंक्शन लगाया है जिसके अंदर +1 हो रहा है, यानी इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये एक बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल है स्टेट की, कि स्टेट कैसे इंटरनली हम लोग डाटा जो है वो मैनेज करते हैं। ये काउंट का बेसिकली जो वेरिएबल है आपके पास, ये इंटरनल कंपोनेंट का डाटा है जो कि यहाँ पर जिसके अंदर जो है वो चेंजेस हो रही हैं। देन हमारे पास आते हैं प्रॉप्स। ये जो है वो सिर्फ रीड ओनली होते हैं, हम इनके अंदर जो है वो चेंजेस नहीं कर सकते। चेंजेस हम इनके अंदर किस तरीके से कर सकते हैं कि हम चाइल्ड के अंदर कोई कॉल बैक फंक्शन पास करें जो उसको ट्रिगर करे पेरेंट के अंदर, तो उस तरीके से हम लोग जो है वो कुछ चेंजेस कर सकते हैं। वरना प्रॉप्स में क्या होता है कि पेरेंट से चाइल्ड में जो है वो कोई भी डाटा जो है वो पास ऑन हो जाता है, जैसे हम फंक्शंस के अंदर आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक फंक्शन है ग्रीटिंग का, ग्रीटिंग के अंदर हम लोगों ने नेम जो है वो एज अ प्रॉप पास किया और यहाँ पर रिटर्न कर दिया H2 सिंपल नेम। अब ये हमारे पास एक अलग कंपोनेंट है ग्रीटिंग का, और ये हमारा मेन कंपोनेंट है ऐप का। जब आप जावा रिएक्ट की कोई भी ऐप बनाते हो तो हमारे पास जो सबसे मेन, जो सबसे टॉप ऑफ द टॉप पर जो हमारे पास कंपोनेंट होता है वो ऐप का कंपोनेंट होता है, जिसके अंदर आप सारे जो है ना वो चीज़ें अपनी लगाते हो कंपोनेंट्स वगैरह। तो यहाँ पर हमने क्या रिटर्न कर रहे हैं, ग्रीटिंग का कंपोनेंट रिटर्न कर रहे हैं। ग्रीटिंग का कंपोनेंट हमने, कंपोनेंट्स बेसिकली हम कैसे लगाते हैं यहाँ पर, जिस तरह HTML के अंदर हम लोग एलिमेंट्स लगाते हैं। सिर्फ ये है कि इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता, इसका सिर्फ ओपनिंग टैग होता है, यानी ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। यहाँ पर हम स्लैश लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रॉप्स कैसे पास की कि यहाँ पर हमने लिखा की, इसकी ये जो है वो की होगी, और की के अंदर हमने कोई भी वैल्यू जो है वो यहाँ पर पास कर दी। और जब हम अपने चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर आएंगे, यानी ग्रीटिंग के अंदर आएंगे, तो यहाँ पर हमने उसी की को लिखना है ब्रेसिस के अंदर, यानी इसको डिस्ट्रक्चर करना है ब्रेसिस के थ्रू, कर्ली ब्रेसिस के थ्रू, और वो यहाँ पर आप इसको जो है वो अपने HTML के अंदर यूज कर सकते हैं। सिमिलर टू आर्ग्यूमेंट्स, वहाँ पर हम लोग जैसे वो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हम दे देते थे, तो हम लोग यहाँ पर डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स भी जो है वो सेट कर सकते हैं। यानी मैं नेम के आगे इज इक्वल टू फहद भी जो है वो कर सकता हूँ। तो अगर मेरे पास यहाँ पर प्रॉप्स में वैल्यू नहीं आती, यानी मैं सिंपल यहाँ पर ग्रीटिंग लिख देता हूँ, तो वो क्या कर लेगा, मेरे नेम को फहद ही सेट कर देगा, जो कि डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स होंगी। कॉल बैक प्रॉप्स, जैसे कि मैंने पहले बताया कि डाटा फ्लो जो है ना वो वन वे होता है, पेरेंट्स से चाइल्ड में होता है। चाइल्ड जो है वो डायरेक्टली प्रॉप्स को मॉडिफाई नहीं कर सकता, लेकिन चाइल्ड क्या कर सकता है, कॉल बैक फंक्शन के थ्रू पेरेंट्स को नोटिफाई कर सकता है। अब यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन है चाइल्ड, जिसके अंदर एक प्रॉप हमने फंक्शन भेजा, कॉल बैक फंक्शन भेजा ऑन क्लिक।
और एक बटन लगाया जिसके ऑन क्लिक के अंदर ये वाला ऑन क्लिक फंक्शन जो है वो चलेगा। वो अब हम अगर अपने पेरेंट एलिमेंट के अंदर आ जाएं तो वो उसमें क्या है, हमने एक फंक्शन बनाया हैंडल क्लिक, और हैंडल क्लिक के अंदर हमने अलर्ट लगा दिया क्लिक्ड, यानी हम लोग इस फंक्शन को जब एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास एक अलर्ट आ जाएगा जिसके ऊपर लिखा होगा क्लिक्ड। और यहाँ पर हम लोग क्या रिटर्न कर रहे हैं, चाइल्ड कंपोनेंट। और चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर हमने बेसिकली ऑन क्लिक का ये प्रॉप पास कर दिया जिसके अंदर हमने ये फंक्शन जो है वो पास कर दिया। अब ये फंक्शन जब इसके अंदर आएगा, यहाँ पर हम लोग इसको यहाँ से एग्जीक्यूट करेंगे तो वो बेसिकली वापस अपने पेरेंट के पास आएगा, और पेरेंट के अंदर जो है ना इसकी एग्जीक्यूशन होगी, यानी पेरेंट के अंदर जो है वो यहाँ पर अलर्ट जो है वो चल जाएगा। एट दी एंड हमारे पास एक मिनी एग्जांपल है टू डू ऐप की, जो कि हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर भी बनाई थी, या आपने बनाई थी आई गेस प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ पर फंक्शन में सबसे पहले हमारे पास ये ऐप का कंपोनेंट है, स्टेट हमने रिएक्ट के अंदर से इंपोर्ट कर लिया ताकि हम लोग वेरिएबल्स बना सकें। और यहाँ पर हमारे पास एक टू डू का एरे हमने बनाई है, क्योंकि यूज स्टेट के अंदर हमने यहाँ पर एरे वाला जो है वो ब्रैकेट्स लगाई हैं, और यहाँ पर इसका एक सेटर फंक्शन है। देन हमने एक फंक्शन बनाया है इसी के अंदर। अब ये वाला जो है ना ये फंक्शन है, ये हमारे पास इस कंपोनेंट के अंदर फंक्शन है। फंक्शन क्या है बेसिकली, हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट हम लोग यहाँ पर पास कर रहे हैं इसके अंदर, और यहाँ पर जो सेटर फंक्शन है इसके अंदर हम लोग यहाँ पर स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू टू डू के अंदर जितनी भी आइटम्स हैं उनको अलग-अलग कर रहे हैं, और उसके अंदर क्या ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर इसके साथ ऐड ऑन कर रहे हैं, एक आईडी हम उसके साथ ऐड ऑन कर रहे हैं, और उसके साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट जो है ना वो लगा रहे हैं। यानी जो भी टेक्स्ट हम पास करेंगे वो इसकी आईडी के साथ लग जाएगा, यानी इस आईडी का कोई भी जो है वो टेक्स्ट होगा टू डू आइटम के अंदर। देन हम रिटर्न कर रहे हैं एक div html, और इसके अंदर हमने हेडर लगाया टू डू का, और यहाँ पर हमने ये दो कंपोनेंट्स लगा दिए जो कि बेसिकली हमारे पास चाइल्ड कंपोनेंट्स हैं। और इन्हीं चाइल्ड कंपोनेंट्स के अंदर हम लोग प्रॉप्स पास कर रहे हैं बेसिकली ये अपने इन फंक्शंस का। ऑन ऐड एक हमने यहाँ पर की पास की, और उस की के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर ऐड टू डू का फंक्शन पास कर दिया, यानी टू डू इनपुट के अंदर हम लोग जब इस फंक्शन को चलाएंगे तो बेसिकली हमारे पास पेरेंट कंपोनेंट के अंदर ये वाला फंक्शन जो है वो चल रहा होगा। और टू डू लिस्ट बेसिकली हमारी यहाँ पर क्या करेगी, जो हम टू डू लिस्ट बनाएंगे उनके आइटम्स को यहाँ पर हमारे पास रेंडर करेगी। तो इनके अंदर हम क्या भेज रहे हैं, अपनी एरे ऑफ टू डू लिस्ट आइटम्स। जो हमने यहाँ पर एरे बनाई है, ये एरे के अंदर स्टोर होना है ये सारे आइटम्स, तो वो क्या करेंगे इसके अंदर हम भेज देंगे इस टू डू लिस्ट वाले कंपोनेंट के अंदर, और वो कंपोनेंट क्या करेगा उसको रेंडर कर देगा। टू डू इनपुट के कंपोनेंट के अंदर आए तो यहाँ पर हमने जैसे कि पास किया था अपना ये फंक्शन ऑन ऐड वाला, जिसके अंदर ऐड टू डू का फंक्शन पास हुआ हुआ है एज अ प्रॉप। यहाँ पर अब हमने इसका अलहदा से स्टेट बनाई। अब ये स्टेट जो है वो बिलोंग करती है इस टू डू इनपुट की। वो यहाँ से हम उसके अंदर जो है ना वो चेंजेस वगैरह उस तरीके से नहीं कर सकते। वो ये वाली स्टेट जो है वो इस कंपोनेंट की है। तो स्टेट्स बेसिकली यूज करने का मकसद ही ये होता है कि स्टेट्स जो है वो अपने अपने कंपोनेंट्स की होती हैं, और इसी कंपोनेंट के अंदर वो मैनेज होती है। तो यहाँ पर हमने क्या बनाई, टेक्स्ट बनाई, और उसका एक सेटर फंक्शन बना दिया, और उसको एक एम्प्टी स्ट्रिंग जो है ना वो डिक्लेयर कर दिया। बेसिकली यहाँ पर हमने डबल कोट्स लगाए हैं। एक फंक्शन बनाया हैंडल सबमिट का, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। हमने ये चीज़ पहले भी पढ़ी है कि फॉर्म्स जब हम सबमिट करते हैं तो पेज हमारा रीलोड हो जाता है, तो उसको स्टॉप करने के लिए हम क्या करते हैं, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। और यहाँ पर हमने एक इफ़ की कंडीशन लगा ली। बेसिकली इफ़ की कंडीशन यहाँ पर क्या कर लिया है कि टेक्स्ट अगर हमारे पास खाली होगा तो ये नहीं चलेगा, और टेक्स्ट अगर हमारे पास खाली टेक्स्ट अगर खाली होगा तो ये नहीं चलेगा, और टेक्स्ट अगर खाली नहीं होगा तो ये चल जाएगा। बेसिकली यही चेक करें कि इनपुट खाली है कि नहीं, तो इसलिए हमने यहाँ पर इफ़ का चेक लगाया। ट्रिम बेसिकली क्या करता है, उसमें से वाइट स्पेसेस जो है वो रिमूव कर देता है। तो ऑन ऐड का हमने यहाँ पर फंक्शन चलाया, और इसके अंदर हम लोगों ने टेक्स्ट जो है वो जो भी हम यहाँ से सेट करेंगे इनपुट के अंदर वो पास कर देगा। अब ये यहाँ से पास होते हुए कहाँ पर आएगा, हमारे ऐप के अंदर, और यहाँ पर जो है ना वो बेसिकली सेट टू डू के अंदर जो है ना वो यहाँ पर टेक्स्ट जो कि यहाँ पर हम पास कर रहे हैं यहाँ पर आके सेट हो जाएगा। और ये करने के बाद हम लोग सेट टेक्स्ट जो है वो एम्प्टी स्ट्रिंग कर रहे हैं, ताकि हमारी जो इनपुट है बेसिकली ये जो टेक्स्ट और सेट टेक्स्ट है ये हमारे इनपुट फील्ड की जो है ना वो वेरिएबल्स हैं। तो ये जो सेट टेक्स्ट क्या करेगा, इनपुट फील्ड को एम्प्टी कर देगा, यानी इनपुट फील्ड में जो भी लिखा होगा उसको क्लियर आउट कर देगा। और यहाँ पर हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, बेसिकली एक फॉर्म कर रहे हैं। फॉर्म के अंदर ऑन सबमिट का हमने एक फंक्शन लगाया जिसके अंदर हम लोग हैंडल सबमिट का फंक्शन चला रहे हैं, जो कि हमने यहाँ पर लिखा है। इनपुट के अंदर वैल्यू जो है वो टेक्स्ट होगी हमारी, यानी इसके अंदर जो भी वैल्यू हम लिखेंगे वो टेक्स्ट के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। और ऑन चेंज हम क्या करेंगे कि जैसे ही इनपुट के अंदर जो भी चेंज आए तो उसके अंदर क्या हो जाए, सेट टेक्स्ट ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू।
ई हमारे पास उस इनपुट के अंदर मौजूद उस इनपुट जो हमारे पास एलिमेंट है उसके अंदर मौजूद जो भी इंफॉर्मेशन होगी उस इनपुट के रिलेटेड, उसके अंदर से हम लोग क्या उठा रहे हैं, उसकी वैल्यू उठा रहे हैं, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो वो हम लोग क्या कर रहे हैं, सेट टेक्स्ट कर रहे हैं, यानी हमारा जो इनपुट फील्ड है उसके अंदर जो भी टेक्स्ट है उसकी जो भी वैल्यू है ना वो हम सेट कर रहे हैं इस फंक्शन के थ्रू। और फिर वो टेक्स्ट हमारे पास कहाँ पर सेंड हो जाएगा, ऑन ऐड के फंक्शन के अंदर, और बटन है यहाँ पर ऐड। जैसे ही हम ऐड पे क्लिक करेंगे इस बटन के ऊपर तो ये ऑन सबमिट का फंक्शन चल जाएगा। देन ये हमारे पास एक और कंपोनेंट है टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट के अंदर हम लोग अपनी आइटम्स की एरे भेज रहे हैं और यहाँ पर हम रिटर्न कर रहे हैं कुछ HTML। अब यहाँ पर एरे का जो हमने मेथड पढ़ा था डॉट मैप वाला, जो बेसिकली क्या करता है, हमारे जितने भी एरे के एलिमेंट्स होते हैं इंडिविजुअली उनके ऊपर आइटरेट करता है और उनके अंदर हम कुछ भी जो है वो फंक्शंस चला सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, आइटम्स की जो एरे है उसको हमने उसके ऊपर मैप का फंक्शन चलाया, और इसके अंदर जो भी इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं उसके अंदर हमने एक एरो फंक्शन में क्या करना है कि एक li का यानी लिस्ट का एक आइटम बनाना है, और लिस्ट के आइटम के अंदर सबसे पहले हमने देनी है की देना जो है वो मस्ट होती है मैप के अंदर, ताकि हमारे पास एफिशिएंटली जो है ना वो लिस्ट की रेंडरिंग हो। यानी इस टेक्स्ट की साथ जो भी आईडी होगी तो वो इसके जो रेलिवेंट टेक्स्ट होगा इस आईडी के वही जो है ना वो यहाँ पर रेंडर करेगा। तो आईडी भी जो है ना, जब आपने इस तरह का कुछ काम करना है जिसके अंदर हमारे पास कोई लिस्ट वगैरह हो रही हो या मैप वगैरह हम कर रहे हो, तो उसकी की में जो है आप उसकी आईडी पास कर दोगे और उसी के रेलिवेंट जो है वो हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट जो है वो प्रिंट आउट होके आ जाएगा। और टेक्स्ट आप देख सकते हो हमने यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस के अंदर लगाया है। तो यह है सिंपल रिएक्ट का इंट्रोडक्शन और रिएक्ट के कुछ कंपोनेंट्स। अभी हम जो है ना वो प्रैक्टिकल देखते हैं थोड़ा सा इसको। और प्रैक्टिकल देखने के लिए सबसे पहले हम लोग आएंगे अपने फोल्डर के अंदर, और यहाँ से मैं ये फोल्डर ओपन कर लूँगा, यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करूँगा, बल्कि फोल्डर नहीं, इसी को जो है ना यहाँ पर आपने सर्च के एड्रेस बार के ऊपर लिखना है CMD। तो वो क्या करेगा, यहाँ पर हमारे पास इस फोल्डर के अंदर जो है ना वो CMD ओपन कर लेगा। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, npm create @latest, और यहाँ पर माय इसका कोई भी नेम जो है ना वो लिख लेना है। अब नेम्स के अंदर आपने स्पेसेस नहीं देनी, आपने यहाँ पर इस तरीके से हाइफन्स जो है वो यूज़ करने हैं। तो माय रिएक्ट ऐप जो है वो यहाँ पर आपने बना लेनी है और इंटर प्रेस करना है। अब हम करेंगे थोड़ा सा वेट, मतलब एक आधा मिनट का हम लोग यहाँ पर वेट करेंगे, तो ये एक रिएक्ट ऐप जो है वो हमारे पास क्रिएट करके हमें दे देगा। इसके लिए जो है ना वो नोड जेएस का इंस्टॉल्ड होना ज़रूरी है, तो आपने वो लाजमी इंस्टॉल कर लेनी है। अच्छा, ये तो अब ये हमसे पूछ रहा है कि नीड टू इंस्टॉल द फॉलोइंग पैकेजेस, तो आपने यहाँ पर क्या कर लेना है, वाई प्रेस कर देना है, वाई लिख के इंटर प्रेस करना है। अब ये हमारे पास जो है वो पूछ रहा है फ्रेमवर्क हम लोगों ने कौन सा जो है ना वो डाउनलोड करना है। तो हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस जो है वो आ रहे हैं। वनीला जावास्क्रिप्ट है, व्यू जो है वो जावास्क्रिप्ट के कोर फ्रेमवर्क है वो है, रिएक्ट है, प्रीएक्ट है, लिट है, स्वेल्ट है, सॉलिड, क्विक, एंगुलर और इस तरह के और भी बहुत सारे हैं। तो हमने यहाँ से कौन सा सिलेक्ट कर लेना है, जो हम पढ़ रहे हैं ऑब्वियसली, रिएक्ट। अब रिएक्ट के अंदर भी हमारे पास बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं। सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पर टाइपस्क्रिप्ट। टाइपस्क्रिप्ट के अंदर बेसिकली जावास्क्रिप्ट आपको पता होगा कि हमारे पास बहुत ही लूजली टाइप्ड लैंग्वेज है, यानी इसके अंदर हमारे पास जो है ना वो सेमी कॉलन्स की रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। डाटा टाइप्स आप लिखते हो तो आप ऐसे ही लेट माय नेम इज इक्वल टू फाहद लिख दोगे तो वो ऑटोमेटिकली इसको जो है ना वो कॉन्फ़िगर कर लेगा, हाँ जी ये स्ट्रिंग है। तो टाइपस्क्रिप्ट बेसिकली इस चीज़ को स्ट्रिक्ट कर देते हैं, यानी आप सेमी कॉलन्स भी वहाँ लगा रहे होगे, वहाँ पर आप डाटा टाइप्स वगैरह भी बता रहे होगे, तो इस तरह की चीज़ें टाइपस्क्रिप्ट के अंदर होती हैं। इसके अंदर बेसिकली ये होता है कि एरर के चांसेस और बग्स के चांसेस जो है ना वो रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि आप स्ट्रिक्टली अपने प्रोग्राम को चीज़ें जो है वो बता रहे होते हो। तो टाइपस्क्रिप्ट फिलहाल हम लोग नहीं पढ़ रहे, तो हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर ही जो है वो इसको सेट करेंगे। तो यहाँ से हम लोग जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर आ चुका है डन, और ये हमने इसने हमें जो है वो कमांड्स हमारे पास जो है ना वो दे दिए, जो कि हमने नेक्स्ट रन करनी है। इससे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ कि हमारे पास एक फोल्डर क्रिएट हुआ है माई रिएक्ट ऐप का, ये वाला, और इसके अंदर अभी कुछ फाइल्स जो है ना वो आ गई हैं, जैसे src पब्लिक और index.html वगैरह।
लेकिन अभी इसके अंदर रिएक्ट जो है वो इंस्टॉल नहीं हुआ। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस फोल्डर के अंदर आऊँगा। फोल्डर के अंदर कैसे आते हैं हम, चेंज डायरेक्टरी यानी cd, और जो मैंने जो भी उसका नाम रखा था माई रिएक्ट ऐप, इसके अंदर क्लिक करूंगा। अब मैं आ गया हूँ इस फोल्डर के अंदर और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, npm इंस्टॉल। अब जो है ना ये मेरे इस फोल्डर के अंदर रिएक्ट को जो है वो इंस्टॉल कर देगा। तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। यहाँ पर ये जो है वो लोड हो रहा है। एक आध 2 मिनट लग जाते होते हैं उसको वैसे। अनसपोर्टेड इंजन का एरर दे रहा है, आई गेस मेरा जो है ना ये नोड जेएस या तो अपडेटेड नहीं है। पहले इसको इंस्टॉल होने देते हैं पूरा, फिर देखते हैं अगर कोई एरर वगैरह आ जाए। वैसे ये मेरे हाथ से नोड जेएस मैंने अपडेट नहीं किया, तो ये इस चीज़ का ये बता रहा है। अच्छा, सक्सेसफुली आपका कैसे आपको पता चलेगा रिएक्ट इंस्टॉल हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा फाउंड जीरो वल्नरेबिलिटीज। अगर यहाँ पर इंस्टॉल के थ्रू रिएक्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है ना रिएक्ट के इंस्टॉल होने में, तो यहाँ पर वो इस तरह बता देगा फाउंड टू वल्नरेबिलिटीज या कुछ भी जो है ना वो एरर बता देगा। तो अभी यहाँ पर जीरो है, तो यानी इसका मतलब है कि हमारी रिएक्ट जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गई है। अब मैंने यहाँ पर क्या लिखना है, नेक्स्ट लाइन वैसे तो इसने लिखी हुई है npm run dev, लेकिन वो हमने यहाँ नहीं लिखनी, वो हमने vs कोड के अंदर लिखनी है। तो मैं यहाँ पर vs कोड को ओपन कर लूंगा। कैसे करूंगा, कोड लिखूंगा और डॉट लिखूंगा और इंटर दबा दूंगा, तो मेरे पास यहाँ पर vs कोड जो है वो ओपन हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हो कि हमारे पास vs कोड जो है वो ओपन हो गया। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करूंगा। ये हमारे पास जो है वो रिएक्ट ऐप के साथ ऑटोमेटिकली, जो चीज़ आप शायद कल भी पूछ रहे थे कि हमें ये चीज़ें खुद से तो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसने ऑटोमेटिकली जो है ना वो हमारे पास क्रिएट कर दिया है। सबसे पहले ये नोड मॉड्यूल्स का फ्लेवर है, फ्लेवर नहीं फोल्डर है, फ्लेवर कहाँ से आ गया मेरे जहन में। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी जो है ना वो चीज़ें हैं, और ये चीज़ें समझने की जो है ना वो हमें बिल्कुल ज़रूरत जो है वो नहीं है। यानी है कि आप इन फोल्डर्स को देखते रहो और समझोगे पता नहीं ये क्या है। तो ये सिंपल हमारे पास फोल्डर जो है ना वो क्रिएट हो गए हैं, जिसको फिलहाल के लिए हमें समझने की ज़रूरत नहीं है। देन हमारे पास यहाँ पर पब्लिक एसेट्स जो भी होंगे हमारे पास, यानी पब्लिकली हम लोग यूज़ करना चाहते हैं अपनी रिएक्ट ऐप के अंदर, तो यहाँ पर हम स्टोर कर देंगे। जैसे इसके अंदर कोई एसवीजी फाइल यानी कोई पिक्चर जो है ना वो इस टाइम स्टोर हुई हुई है। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करें तो हमारे पास ये वीट का जो है बेसिकली जो हम लोगों ने बिल्ड टूल जिसके थ्रू हमने रिएक्ट इंस्टॉल किया, तो उसका ये लोगो हमारे पास इसके अंदर स्टोर हुआ हुआ है। देन हमारे पास जो सबसे मेन फोल्डर होता है वो होता है एसआरसी का, जिसके अंदर हमारे पास सारी जो है ना वो मेन जितनी भी चीज़ें होती हैं ना वो इसके अंदर होती हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक तो ये पब्लिक वाला एसेट्स फोल्डर होता है, और एक ये हमारे पास दूसरा जो है ना वो एसेट्स का फोल्डर होता है, जिसके अंदर हम लोग अपने जो है ना वो कंपोनेंट्स के अंदर जितने भी एसेट्स यूज़ कर रहे हैं वो हम लोग इसके अंदर स्टोर करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पर रिएक्ट का लोगो जो है वो मौजूद है एसवीजी फॉर्मेट के अंदर। देन हमारे पास ऐप डॉट सी एस एस है, यानी जो हमारी ऐप डॉट जे एस एक्स है उसकी जो सी एस एस है वो हमने यहाँ पर लिखी हुई है। हमने नहीं लिखी बेसिकली, ये वीट ने ऑटोमेटिकली हम लोगों को जो है ना एक टेम्पलेट बेसिकली बना के दिया हुआ है, ताकि हम सिर्फ ये देख सकें कि रिएक्ट ऐप बनती और चलती कैसे है। तो यहाँ पर कुछ उसने सी एस एस लिखी हुई है, हैश रूट के अंदर कोई डॉट लोगो है जिसके ऊपर हॉवर वगैरह भी लगा हुआ है, कुछ यहाँ पर एनिमेशंस लगी हुई हैं की फ्रेम्स के थ्रू, और यहाँ पर उसको कुछ जो है ना वो मीडिया क्यूरीज भी यहाँ पर लगी हुई हैं। देन हमारे पास मेन जो ऐप होगी वो होगी हमारे पास ऐप डॉट जे एस एक्स, जिसके अंदर हम लोग अपने सारे मेन कंपोनेंट्स, बेसिकली ये फादर ऑफ ऑल है, इसी के अंदर आप जो है ना वो अपने बाकी जो चाइल्ड कंपोनेंट्स वगैरह जो है वो लगा रहे होगे। अगर आप इसका लेआउट देखो बेसिकली, फिलहाल के लिए इसको इग्नोर करो, और ये देखो हमने यहाँ पर क्या किया, फंक्शन क्रिएट किया सिंपल, जिस तरह हम जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बनाते थे। अब ये फंक्शन हमारा जो है वो हमारे कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है कि ये हमारा ऐप का कंपोनेंट है, और हमने उसको फंक्शन के थ्रू डिक्लेयर किया हुआ है।
ये अब फंक्शनल, इसको हम फंक्शनल कंपोनेंट बोलते हैं। इससे पहले एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट होता था जिसके अंदर हम लोग जो है ना वो क्लास लिखते थे, उसका नेम एक्सटेंड्स रिएक्ट डॉट कंपोनेंट्स इस तरह का कुछ होता था, और उसके अंदर बहुत सारे और भी कॉन्सेप्ट्स होते थे। खैर वो पढ़ने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि अब वो यूज़ नहीं होता। हाँ, अगर कोई बहुत ही पुराने सिस्टम्स हों जिनके अंदर वो वाले कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो रहे हैं तो शायद वहाँ पर आपको सीखने की ज़रूरत पड़ जाए, लेकिन आई गेस ऐसा नहीं होता होगा। लोग अपनी एप्लीकेशंस को ऑब्वियसली जो है वो लेटेस्ट वर्जन पे कन्वर्ट कर लेते होंगे। और एट द एंड हम लोगों ने क्या किया, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप। अब हम लोगों ने डिफ़ॉल्ट का कीवर्ड यहाँ क्यों लगाया, क्योंकि ये एक ही सिंगल कंपोनेंट जो है ना वो हम यहाँ पर बना रहे हैं। हम यहाँ पर मल्टीपल कंपोनेंट्स जो है वो नहीं बना रहे। फिर तो रिएक्ट का मकसद ही यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा कि हम लोग मल्टीपल कंपोनेंट्स एक ही फाइल के अंदर बना लें। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप। इस ऐप के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर स्टेट बनाई काउंट सेट काउंट की। अब ये जो है ना ऑटोमेटिकली हमें वीट ने क्रिएट करके दी है, काउंटर बेसिकली। और यहाँ पर रिटर्न के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी HTML जो है वो रिटर्न कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पर वीट का लोगो है, रिएक्ट का लोगो है, काउंट का यहाँ पर वेरिएबल है, और सेट काउंट जैसे मैंने आपको बताया था सेटर फंक्शन होता है जिसके अंदर काउंट जो है वो क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, काउंट प्लस 1, और उसकी वैल्यू यहाँ पर फिर रेंडर हो जाती है। तो ये हमारे पास ऐप का एक सिंपल सा कंपोनेंट है। इसका भी जो है ना वो फादर है, जो सारी मेन इसकी कार्रवाइयाँ होती है वो होती हैं हमारे पास मेन डॉट JSX के अंदर। अब इसके अंदर आप आ जाओ तो यहाँ पर ये एक फंक्शन है क्रिएट रूट, और ये क्या करता है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID रूट, यानी HTML के अंदर ये क्या करता है, एक कंपोनेंट बनाता है रूट के नाम से, और उसकी ID सेट होती है रूट, और उसके अंदर ये रेंडर का फंक्शन चला देता है। अब ये सारे काम जो है ना वो रिएक्ट खुद कर रहा है, ये हमें जो है ना वो मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप समझ लें इस चीज़ को, यहाँ पर रेंडर का फंक्शन चल रहा है, और यहाँ पर हमारी जो है वो ऐप जो है वो रेंडर हो रही है, जो भी इस ऐप के अंदर हम लोग लिख रहे हैं। देन हमारे पास यहाँ पर स्ट्रिक्ट मोड रिएक्ट से जो है वो इंपोर्ट हो रहा है, क्रिएट रूट का मेथड जो है वो रिएक्ट के अंदर से इंपोर्ट हो रहा है, इंडेक्स डॉट CSS यानी जो इसके अंदर CSS लग रही है वो वहाँ से इंपोर्ट हो रही है, और हम लोग कोई भी जो कंपोनेंट यूज़ करते हैं हमें उसको इंपोर्ट भी करना पड़ता है। अब आप ये चीज़ भी नोटिस करोगे कि हमने जो ऐप इंपोर्ट किया वो हमने विदाउट करली ब्रेसेस यहाँ पर इंपोर्ट किया, और इसका मैं यहाँ पर नाम भी चेंज कर सकता हूँ। क्यों चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि ये एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट है, यानी जावास्क्रिप्ट को पता है कि हम लोग जो ये चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं ये एक ही है, इस और इस पेज में जो है ना वो कोई भी एलिमेंट जो है ना वो कोई एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, डिफ़ॉल्ट एक ही ये वाला है, तो वो इसी को जो है वो एक्सपोर्ट करेगा। तो जो बाकी हमने फंक्शंस जो है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट किए हुए हैं वो हमने कर्ली ब्रेसेस के थ्रू किए हुए हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ भी आप देख सकते हो, तो इंपोर्ट करके हमने इसको यूज़ किया हुआ है। तो ये खैर इसका थोड़ा सा फोल्डर स्ट्रक्चर था। देन हमारे पास डॉट गिट इग्नोर की फाइल्स हैं। डॉट गिट इग्नोर हमने गिट के लेक्चर के अंदर पढ़ा है कि हमने जो भी फाइल्स यहाँ पर इग्नोर करनी होती हैं, यानी वो गिट हब के ऊपर पुश ना हो, तो वो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। तो इसके अंदर इसने बहुत सारी फाइल्स के और चीज़ों के जो है ना वो नेम्स लिखे हुए हैं। देन हमारे पास ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं। ये इसके अंदर हम लोग वैसे तो कुछ भी नहीं करते, लेकिन यहाँ पर हम लोग इसको तब यूज़ करते हैं जब हम लोग जो है ना वो कोई लाइब्रेरी जो है वो इसके अंदर इंस्टॉल कर रहे हो, तो वो यहाँ पर हम आके चेंजेस वगैरह करते हैं। आई गेस वो हम बीट में करते हैं या इसके अंदर करते हैं, क्योंकि टेल विंड जब डालो तो यहाँ पर इनमें से किसी एक फाइल के अंदर जो है ना वो चेंज करनी पड़ती है, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। तो टेल विंड अगर हमने यूज़ की तो वो हम यहाँ पर देख लेंगे कि इस फाइल के अंदर चेंज करनी है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर इंडेक्स डॉट HTML है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास एक डिव क्रिएट हुई हुई है जिसकी ID रूट है, जो कि आप मेन डॉट JSX में देख सकते हो कि यहाँ पर हम उसको गेट एलिमेंट बाय ID जो है ना वो कर रहे थे रूट के थ्रू, मतलब इसको हम ID के थ्रू उठा रहे थे, और उसके अंदर हम लोग ये चीज़ें जो है ना वो ऐड कर रहे हैं, यानी ऐप का जो कंपोनेंट है वो इस HTML के अंदर रूट के अंदर जो है वो डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट हमारे पास स्क्रिप्ट है, और ये आप देख सकते हो मॉड्यूल हम इसके अंदर जो है ना वो लगा रहे हैं, और मॉड्यूल हमारे पास क्या है, मेन डॉट JSX, यानी ये जो है ना ये अगर फादर है सबका तो ये जो है ना वो दादाबू है, और दादाबू यहाँ पर इंडेक्स डॉट HTML के अंदर लग रहे हैं, यानी सारा काम जो हमारी सारी रेंडरिंग होती है वो मेन डॉट JSX के अंदर होती है। आप जहाँ पर जितने भी कंपोनेंट्स बनाओगे वो सारे आप ऐप डॉट JSX के अंदर डालोगे, और ऐप डॉट JSX के अंदर से वो मेन कंपोनेंट के अंदर आके यहाँ पर रेंडर होगा, और वो यहाँ पर HTML के अंदर अपेंड होके हमारे पास डिस्प्ले जो है वो हो जाएगा। दैन ये कुछ जेसॉन की फाइल्स हैं जिसके अंदर हमारे पास डिपेंडेंसीज और पैकेजेस की इंफॉर्मेशन है कि हमने इसके अंदर कौन कौन से पैकेजेस जो हैं वो इंस्टॉल किए हुए हैं। यहाँ पर हमारे पास रिएक्ट का वर्जन आ रहा है, रिएक्ट डॉम का वर्जन आ रहा है, उसके बाद ये वीट का वर्जन है, और ये कुछ और हमारे पास प्लगइन्स वगैरह जो है वो हैं।
अगेन ये एक और पैकेजेस की फाइल है, रीडमी। और देन हमारे पास ये वीट के अंदर अगर हम कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी चाहें तो वो है। तो ये तो हो गया हमारे पास फोल्डर स्ट्रक्चर। अब हम जल्दी से जो है वो क्या करते हैं, अपना टर्मिनल ओपन करते हैं वीएस कोड के अंदर, जो कि ओपन होता है कंट्रोल और 1 के साथ जो एक बटन होता है ना, इसको टिल्डा बोलते हैं। आपके कीबोर्ड के ऊपर 1 होगा, उसके साथ एक बटन होगा, इसका मैंने पहले भी शायद, जिसके टेम्पलेट लिटरल्स जब आप लिखते हो ना तो बैक टिक्स लगाते हो, वो वाला की। तो आपने कंट्रोल और वो वाला की दबाना है, तो आगे पास इस तरीके से टर्मिनल ओपन हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी ये जो ये वाली रिएक्ट की ऐप है ये चल जाए, तो इसको चलाने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, npm run dev और यहाँ पर इंटर प्रेस कर दूंगा। तो ये क्या करेगा, हाँ मेरा नोड जेएस का वर्जन जो है ना वो आउटडेटेड है, खैर मैं इसको बाद में अपडेट कर लूँगा। तो ये मेरे पास क्या करेगा, एक लोकल होस्ट के ऊपर मेरी जो रिएक्ट की ऐप है उसको चला देगा। अब इसको ओपन करने का ये तरीका भी हो सकता है कि कंट्रोल प्रेस करो, इसके ऊपर क्लिक कर दो। कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? अच्छा, नहीं नहीं, चले चले चले। सही सही। इसको ओपन करने का ये तरीका भी है, कंट्रोल करके आप इसके ऊपर क्लिक करो तो ये तब भी ओपन हो जाएगा। इसको कॉपी करके उस पर पेस्ट कर लो, ये तब भी चल जाएगा। इसका सबसे शॉर्ट हैंड तरीका ये है कि यहाँ पर सिंपली आप ओ लिखो और इंटर दबा दो, तो ये हमारे पास वेब ब्राउज़र के ऊपर जो है वो ओपन हो जाएगा। अब अगर ये जल्दी जल्दी लोड हो जाए तो इसकी बड़ी मेहरबानी होगी। आपने कौन सा बटन प्रेस किए थे, क्या ओ, लिख के? इसको ओपन करने के लिए ओ, जी। ओ लिखो और इंटर सिंपल ओ। दबाओगे तो ये चल जाएगा। हाँ जी। अब आई डोंट नो कि ये इतना स्लो क्यों चल रहा है यहाँ पर। कंसोल में कोई एरर भी नहीं है, ये फिर भी लोड होने में टाइम लग रहा है। खैर हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। और क्या जो है आपके बोलने के बाद में ना कोई वीडियो में चली जाएगी, स्टार्ट करेंगे। जी। या आपके पीछे से ना आवाज आ रही है बोलने की। ओ यार, वो वालदा ने बाहर टीवी पे कुछ लगाया हुआ है, 1 मिनट मैं ना उन्हें, ये आपका माइक जो है ना वो स्पीकर से जब आता है ना तो वो फिर माइक में चला जाता है। आप अपना माइक ऑफ कर लो। मैंने हेडफोन्स नहीं लगाए हुए ना तो वो स्पीकर से फिर माइक की तरफ चला जाता है। अच्छा खैर, ये रिएक्ट की ऐप हमारे पास यहाँ पर फाइनली सक्सेसफुली चल गई है। तो ये आप देख सकते हो, ये लोगोज जो हैं वो लगे हुए हैं, ये कुछ कंटेंट लिखा हुआ है और ये हमारे पास काउंटर है बेसिकली, जिसकी फंक्शनैलिटी हमारे पास यहाँ पर लिखी हुई थी इस ऐप डॉट JSX के अंदर। अगर मैं इसको यहाँ से मिनिमाइज करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये काउंट, सेट काउंट, इसकी यूज स्टेट और ये इसकी जो है ना ये वाली बटन के अंदर स्पेसिफिकली अगर आप देखो तो सेटर फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है कि काउंट जो है उसकी वैल्यू में +1 हो रहा है। +1 होने के बाद क्या हो रहा है कि काउंट इज, और यहाँ पर काउंट का वेरिएबल जो है यानी स्टेट जो है काउंट की वो हमने लगाई हुई है, और जो भी यहाँ पर चेंजेस आती हैं वो यहाँ पर चेंज हो जाती हैं। अब जो मैंने वर्चुअल डॉम की आपके साथ बात की थी ना कि जो भी चीज़ के अंदर हम लोग अपडेट लाते हैं वो सिर्फ उसी चीज़ के अंदर अपडेट होता है, उससे पूरा पेज रिफ्रेश नहीं होता। वो अब आप इसको प्रैक्टिकली यहाँ पर देखोगे, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो आप देखो यहाँ पर मेरे पास काउंट जो है ना वो 1 हो गया है, लेकिन हमारे पास जो है वो पेज जो है वो रीलोड नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वर्चुअल डॉम के अंदर सिर्फ वही चीज़ अपडेट होती है जिसकी चीज़ की अपडेट होने की रिक्वायरमेंट होती है। अब इसने देखा कि यहाँ पर काउंट की प्रीवियस स्टेट ये थी और नेक्स्ट स्टेट ये है, तो सिर्फ उसने जो है वो इसको यहाँ पर अपडेट किया, उसने पूरे पेज को जो है वो रीलोड नहीं किया। तो ये भी वन ऑफ द हमारे पास रिएक्ट के जो है ना वो बेनिफिट्स होते हैं यूज़ करने के, यानी इसको ये एफिशिएंट बनाते हैं। अब भैया आप कोई बहुत बड़ी जो है ना वो रिएक्ट की एप्लीकेशन बना लो और उसको आप ऑनलाइन होस्ट कर दो, तो उसके लिए ऑब्वियसली नेटवर्क रिसोर्सेज लगेंगे, आपके सर्वर रिसोर्सेज, प्रोसेसिंग रिसोर्सेज लगेंगे। तो अब पूरा पूरा पेज जो है ना वो वहाँ पर रीलोड होना शुरू हो जाए तो वो कॉस्टली जो है ना वो पड़ जाएगा आपको परफॉर्मेंस के तौर पे, और रीलोड होते हुए फिर उसको टाइम भी लगेगा।
तो यहाँ पर सिर्फ जो है ना वो चीज़ ही अपडेट होती है जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है अपडेट होने की। तो मैं इस पर क्लिक कर ही जा रहा हूँ तो ये जो है वो काउंटर बढ़ रहा है। सेकेंडली आप ये चीज़ नोटिस करो कि कितनी सिंपल फंक्शनैलिटी के थ्रू हम जो है ना ये वाली जो है वो चीज़ लिख रहे हैं। अगर हम ये जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखते तो हमारे पास यहाँ पर कितनी लाइंस ऑफ कोड हमें लिखनी पड़ती है। यहाँ पर हम लोगों ने सिंपली क्या किया कि यूज स्टेट का फंक्शन हमने रिएक्ट के अंदर से इंपोर्ट किया और यहाँ पर एक काउंट का स्टेट बनाया जो कि हम लोग ऐसे इस सिंटेक्स के अंदर लिखते हैं और उसका एक सेटर फंक्शन बनाते हैं और यूज स्टेट के अंदर उसकी कोई डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो यहाँ पर सेट कर देते हैं। देन हम इस बटन के अंदर अगर आ जाएं और बटन के अंदर हमने ऑन क्लिक के फंक्शन के अंदर क्या किया है, यहाँ पर एरो फंक्शन लगाया। अब इस एरो फंक्शन के अंदर हम लोग यहाँ पर कोई पास नहीं कर रहे तो यहाँ पर ये खाली है। और सेट काउंट के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, जो काउंट है उसके अंदर एक और एरो फंक्शन हमने लगाया हुआ है और उस सेट काउंट के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, काउंट प्लस 1 कर रहे हैं, यानी काउंट के अंदर जो है वो काउंट की वैल्यू में इंक्रीमेंट ला रहे हैं। जैसे ही इस बटन पे क्लिक होता है तो यहाँ पर हमारे पास जो काउंट इज वाला जो ये इसके आगे जो वेरिएबल लगा है यानी जो स्टेट लगी हुई है काउंट वाली उसके अंदर चेंज आ जाता है जो कि हमें यहाँ पर डिस्प्ले जो है वो हो जाता है। तो ये हमारे पास स्टेट जो है ना वो आप स्टेट की एग्जांपल बेसिकली यहीं पर हमारे पास कवर हो गई कि कैसे आपने एक स्टेट बनाई यूं काउंट उसका सेटर फंक्शन बनाया और वहां पर उसके अंदर कुछ भी जो है वो फंक्शनैलिटी लिख ली। नेक्स्ट अगर हम देखें JSX हमने देख JSX में आपको बता देता हूँ। अभी आप देख सकते हो कि जावास्क्रिप्ट भी हमने यहीं पर लिखी हुई है और यहीं पर जो है ना वो HTML भी हमने लिखी हुई है। और अगर आप यहाँ पर देखो तो हमारे पास app.jsx जो है ना वो आ रहा है, यानी जो रिएक्ट का यहाँ पर हमने कोड लिखा हुआ है वो JSX फॉर्मेट के अंदर होता है, यानी जावास्क्रिप्ट XML। जावास्क्रिप्ट XML क्या होती है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर ही जो है वो हम लोग HTML भी लिख रहे होते हैं। यानी अगर हमने यहाँ पर जो है ना वो रिटर्न हम लोगों ने इसके अंदर क्या किया हुआ है, HTML का कुछ कोड किया हुआ है और इसी HTML के कोड के अंदर जो है वो हम लोग जावास्क्रिप्ट भी यूज कर रहे हैं। जावास्क्रिप्ट का ये एरो फंक्शन हमने लगाया हुआ है, यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो वेरिएबल लगाया हुआ है। तो ये इसको JSX फॉर्मेट बोलते हैं, यानी जावास्क्रिप्ट के अंदर आप HTML भी लिख सकते हो। तो ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट होती है। देन कंपोनेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास ये app.jsx है और ये इसके अंदर हमने एक फंक्शन बनाया है। ये हमें हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे पास एक कंपोनेंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हमारे पास कोई भी जो है वो ऐप का कंपोनेंट है और इसको हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और इसको एक्सपोर्ट करके हम कहाँ पर यूज कर रहे हैं, अपनी main.jsx के कंपोनेंट के अंदर। यहाँ पर हम इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सॉरी इंपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पर इस कंपोनेंट को जो है वो यूज कर रहे हैं। अब अगर हम लोग एक और कंपोनेंट यहाँ पर बनाना चाहे तो उसका सबसे जो है वो बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है कि SRC के फोल्डर के अंदर आपने एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है और इसको नेम देना है कंपोनेंट्स। इस कंपोनेंट्स के अंदर जितने भी आपके जो आप कंपोनेंट वगैरह बनाओगे ना वो सारे आपने यहाँ पर जो है वो बनाने हैं। तो यहाँ पर मैं न्यू फाइल बना लूँगा और यहाँ पर मैं आपको मैं प्रॉप्स की एग्जांपल देना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर प्रॉप्स की जो एग्जांपल लिखी हुई है वही वाली मैं आपको बता देता हूँ। काउंटर की आपने स्टेट की एग्जांपल देख ली कि कैसे हम लोग काउंट का एक स्टेट बनाते हैं और उसको सेट काउंट के थ्रू यहाँ पर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर सकते हैं। फिलहाल हमने इंक्रीमेंट लगाया, अगर आप इसी को कॉपी करके पेस्ट कर दो या -1 करो तो उसमें डिक्रीमेंट भी जो है वो लग जाएगा। डिस्प्ले करने के लिए हमने क्या किया, सिंपली यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो है ना वो वेरिएबल लिख दिया तो वो वहाँ पर हमारे पास डिस्प्ले भी हो जाएगा और इसके ऊपर क्लिक करने से अपडेट भी हो जाएगा। प्रॉप्स में हम लोग क्या करते हैं, एक ग्रीटिंग का चाइल्ड कंपोनेंट बनाते हैं। न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे ग्रीट। कंपोनेंट के जो नेम होंगे वो उसकी स्टार्टिंग लेटर हमेशा जो है वो कैपिटल होगा। अनलाइक यहाँ पर आप HTML CSS या जावास्क्रिप्ट में करते थे, यहाँ पर आपने कैपिटल लेटर्स में लिखना है और इसके आगे आपने लिख देना है .jsx। तो ये हमारे पास रिएक्ट की यहाँ पर फाइल बन गई। अब एक चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँ, यहाँ पर आपने एक्सटेंशंस में जाना है और यहाँ से ना आपने एक एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है, ये वाली ES7 प्लस रिएक्ट रिडक्स नेटिव स्निपेट्स। ये इस वाले जो ऑथर की है ना DSGNAHJD या जो भी है, या इसकी रेटिंग आप देख लो 83 रेटिंग वाली, ये आपने इंस्टॉल कर लेनी है। ये बेसिकली क्या करता है, हमारे पास हम कुछ भी जो है ना वो रिएक्ट के स्निपेट्स लिख रहे हो तो ये उसको ऑटोमेटिकली वहाँ पर हमारे पास जो है ना वो डिस्प्ले कर देता है। यानी इंटर दबाओगे तो वो पूरा का पूरा जो है ना वो ऑटोमेटिकली लिखा आ जाएगा, हमें मैनुअली जो है वो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने ये वाली जो है वो एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेनी है।
अब अगर मैंने यहाँ पर इसको एक कंपोनेंट बनाना है ना इस आर ए एफ सॉरी इस ग्रीड को, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, RAFCE। ये क्या करेगा, हमारे पास एक रिएक्ट एरो फंक्शन एक्सपोर्ट कंपोनेंट बनाएगा। रिएक्ट एरो फंक्शन एक्सपोर्ट कंपोनेंट, इसको मैं जब प्रेस करूंगा तो ये क्या करेगा, हमारे पास एक एरो फंक्शन बनाएगा और यहाँ पर एक फंक्शन बनाएगा। आप यहाँ पर हम लोगों ने इस तरीके से फंक्शन बनाया हुआ था, हम इस तरीके से भी जो है वो बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने इसको एज एन एरो फंक्शन बनाया हुआ है। तो इसने क्या किया, यहाँ पर एक ग्रीड का, अब ये से नेम जो है ना वो इसने यहाँ से उठाया, तो कंपोनेंट के नेम जो भी आप लिखोगे वो उसको यहाँ से ऑटोमेटिकली उठा लेगा। और इसने क्या किया, यहाँ पर एक एरो फंक्शन बनाया और यहाँ पर रिटर्न कर दिया डिव ग्रीड, और इसके अंदर डिव के अंदर कुछ भी लिख लिया और इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर लिया। अब मैं अगर अपनी ऐप डॉट JSX के अंदर आऊँ और यहाँ पर एट दी एंड यहाँ पर मैं लिख दूँ ग्रीड और मैं इसको कर दूँ इंटर, तो इसको ऑटोमेटिकली वैसे यहाँ से ही उठा लेना चाहिए था, बट अगर ये आपके पास ऑटोमेटिकली इस तरीके से यहाँ पर नहीं उठाता ना, जैसे भी मैंने ग्रीड लिखा तो इसको ऑटोमेटिक यहाँ से पकड़ना चाहिए था कि मैं इस कंपोनेंट की जो है वो यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो आपने सिंपली क्या करना है, सबसे पहले तो इसको रिमूव करना है, क्योंकि जो रिएक्ट के कंपोनेंट्स होते हैं वो हमारे पास सेल्फ क्लोजिंग होते हैं। और सेकंडली आपने इसको क्या करना है, कंट्रोल यहाँ पर आके ना कंट्रोल प्लस स्पेस दबाना है, तो यहाँ पर आपको ये कुछ सजेशंस दे रहा होगा। तो ये सबसे पहली वाली आपने सजेशंस पढ़नी है। तो यहाँ पर हमारे पास ये फाइल का पाथ दे रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ऐड इंपोर्ट फ्रॉम कंपोनेंट्स ग्रीड, यानी इस कंपोनेंट्स के अंदर इस चीज को इंपोर्ट कर लो। तो आप इस पे इंटर जब दबाओगे तो आप देखोगे हमारे पास एक लाइन ऑफ कोड आ जाएगी, इंपोर्ट ग्रीड फ्रॉम कंपोनेंट्स, यानी इस फाइल इस पाथ से जो है ना वो ये वाली फाइल जो है वो उठा लो। अब ये काम हम लोग मैनुअली भी कर सकते थे, लेकिन टाइम सेव करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, इस पे कंट्रोल प्लस स्पेस प्रेस किया तो हमारे पास ये वाली लाइन ऑटोमेटिकली लिखी आ गई। इन दोनों को अगर मैं सेव करूं तो आप देख सकते हो कि विदाउट रिफ्रेश हमारे पास यहाँ पर ग्रीड का जो है ना वो कंपोनेंट यहाँ पर डिस्प्ले हो गया है, जिस पे यहाँ पर हमारे पास डिव में ग्रीड लिखा हुआ है। अब मैं क्या आपको पढ़ा रहा था, यहाँ पर प्रॉप्स पढ़ा रहा था, तो प्रॉप्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ऐप के अंदर हम लोग ग्रीटिंग के अंदर नेम की जो है ना वो प्रॉप भेजेंगे और उसके अंदर कोई वैल्यू जो है ना वो डाल के भेज देंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ऐप डॉट JSX के अंदर आऊँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा नेम इज इक्वल टू, ये हमारे पास ये प्रॉप्स हैं। आप इसको ऐसा समझ लें कि हम लोग यहाँ पर कोई आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं इस कंपोनेंट के अंदर, तो इसको मैं पास कर दूंगा अपना नेम, और यहाँ पर जब मैं आऊँगा इसके अंदर, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले करली ब्रेसेस लगाऊंगा, यानी उस प्रॉप को डिस्ट्रक्चर करूँगा। अच्छा, ये हमारे पास इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट जो है ना वो एक लाइन लिखी हुई है। अभी हम लोग रिएक्ट के कोई फंक्शंस यूज़ नहीं कर रहे, तो हम लोग इस लाइन को हटा लेंगे। और ये आप देख सकते हो कि ये थोड़ी ग्रेड आउट हुई है, यानी ये थोड़ी सी कम यहाँ पर जो है ना वो डिस्प्ले हो रही है। और इसके ऊपर आप होवर भी करो तो ये बताता है रिएक्ट इज डिक्लेयर्ड बट इट्स वैल्यू इज नेवर यूज, यानी हम ये यूज़ नहीं कर रहे तो हम इसको यहाँ से हटा सकते हैं। यहाँ पर मैं क्या कर लूँगा, नेम जो हमने वहाँ पर प्रॉप भेजा वो, और यहाँ पर मैं अगर ये नेम डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, मैं यहाँ लिख सकता हूँ हेलो और कर्ली ब्रेसेस के अंदर नेम। अब अगर मैं इसको सेव करूँ तो यहाँ पर अपनी रिएक्ट कंपोनेंट के अंदर आ जाऊँ तो आप देख सकते हो कि हमने हेलो फहद जो है वो यहाँ पर सक्सेसफुली प्रिंट कर लिया है। यानी ऐसा समझ लो कि हमने यहाँ से इस फंक्शन के अंदर जो है ना वो आर्ग्यूमेंट पास किया है इस वाले कंपोनेंट से। लेकिन चूंकि ये अब हम कंपोनेंट के अंदर चीज़ें पास करें तो हम इसको इसका प्रॉपर जो नेम है वो ही देंगे, जो कि होती है प्रॉप्स। प्रॉप्स बोले तो यहाँ पर प्रॉपर्टी, यहाँ पर हमने इसको प्रॉपर्टी पास की नेम की। ये हमारे पास पेरेंट कंपोनेंट है और ये हमारे पास चाइल्ड कंपोनेंट है। तो हमेशा हम लोग जो है ना वो पेरेंट कंपोनेंट से जो है वो चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर प्रॉप्स पास करते हैं। यानी अभी हमने यहाँ से पेरेंट्स के अंदर से ये वाली वैल्यू जो है वो पास की इस चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर। अभी तो हमने सिंपल जो है ना वो एक वैल्यू जो है वो यहाँ पर पास की हुई है। अब अगर हम लोग यहाँ पर इसके अंदर कॉल बैक लगाएं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इसके अंदर चेंजेस इस तरीके से नहीं ला सकते, यहाँ से हम कोई भी यहाँ पर प्रॉप भेजें तो यहाँ पर हम उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कॉल बैक फंक्शन के थ्रू जो है ना वो पेरेंट एलिमेंट को जो है ना वो नोटिफाई कर सकते हैं, पेरेंट कंपोनेंट को। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक और एक पेरेंट वाला एलिमेंट जो है ना वो बना लूंगा, या इसी के अंदर पेरेंट ऐप के अंदर मैं कर लेता हूँ। बेसिकली चाइल्ड के अंदर मैं क्या करूँगा,
अच्छा, अभी तो मैं एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ, यहाँ पर हम लोग सिंपली क्या कर रहे हैं कि एक ही div जो है ना वो पास कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर एक और div क्रिएट करने की कोशिश करूंगा ना, तो ये मुझे यहाँ पर एरर दे देगा। एरर क्यों देगा? क्योंकि रिटर्न की जो स्टेटमेंट होती है ना, वो कोई एक ही चीज़ जो है ना वो रिटर्न करती है फंक्शन के अंदर से। वो मल्टीपल आइटम्स को जो है वो रिटर्न नहीं करती। तो हम लोग यहाँ पर या तो जावास्क्रिप्ट के फ्रेगमेंट्स लगा सकते हैं, रिएक्ट फ्रेगमेंट्स, सॉरी। फ्रेगमेंट कैसे लगाते हैं? यहाँ पर सिंपली आपने ये जो टैग्स वाली ये ब्रैकेट होती है ये लगानी है, और इसके अंदर टैग के अंदर नेम कुछ नहीं लिखना, और इसके अंदर आपने जो है ना वो अपने ये वाले एलिमेंट्स जो है वो पास कर देने हैं। अब इसके अंदर हम जो है वो मल्टीपल चीज़ें जो है वो पास कर सकते हैं, और यहाँ पर हम लोगों ने क्या लगा लेनी है? पैरेंथेसिस। अब जो है वो इसके अंदर हम लोग मल्टीपल चीज़ें जो है वो पास कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, चलो इसको भी लगे रहने देते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बटन बनाते हैं, और बटन के अंदर ऑन क्लिक के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अलर्ट मी वाला एक फंक्शन जो है वो चला देते हैं, और यहाँ पर लिख देते हैं क्लिक मी। यहाँ से कॉमा लगा के एक अलर्ट मी वाला प्रॉप्स जो है वो पास करते हैं। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर एक अलर्ट मी जो है ना वो भी भेज देते हैं, और अलर्ट मी के अंदर हम जो है वो कोई फंक्शन जो है वो यहाँ पर भेज देंगे। फंक्शन हम क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर। हैंडल क्लिक, यार इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं मैं कहता हूँ, बजाय इसके कि हम लिखते रहे बैठ गए। यहाँ पर हमने फंक्शन बनाया है हैंडल क्लिक, और ये क्या करेगा, अलर्ट कर देगा क्लिक्ड। और अलर्ट मी के अंदर हम लोग यहाँ पर हैंडल क्लिक वाला फंक्शन जो है वो पास कर देंगे। अब अगर मैं अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन वाली इस पेज पे आऊँ और इसके ऊपर क्लिक करूँ, तो आप देख सकते हो कि अब मैंने ये वाला काम जो है ना वो चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर किया है। ये वाला जो हमारे पास कंपोनेंट है वो ये चाइल्ड कंपोनेंट डिस्प्ले हो रहा है। ये बटन चूंकि हमने, आप देख सकते हो जो ये ग्रिड है हमारे पास, ये चाइल्ड कंपोनेंट है, इसके अंदर ये बटन हमने लगाया हुआ है, और ये हमने कहाँ पर इसको डिस्प्ले किया हुआ है, इस पेरेंट कंपोनेंट के अंदर। तो मैं चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर से जो है ना वो पेरेंट कंपोनेंट का फंक्शन चला रहा हूँ। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास पेरेंट कंपोनेंट का फंक्शन चल जाता है। यह फंक्शन हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। तो प्रॉप्स के अंदर आप जो है वो कॉल बैक फंक्शंस भी जो है वो पास कर सकते हो चाइल्ड के अंदर, और चाइल्ड के अंदर जब आप उसको क्लिक करोगे तो वो पेरेंट एलिमेंट के अंदर जो है वो फंक्शन चल जाएगा। अब ये किस लिए यूज़ होता है? हो सकता है यहाँ पर आप चाइल्ड एलिमेंट के अंदर या कंपोनेंट के अंदर कुछ भी फंक्शनैलिटी जो है वो चला रहे हो, और एट दी एंड वो बैक जानी हो आपके पास पेरेंट कंपोनेंट के अंदर, तो यहाँ पर आप इस तरीके से जो है वो प्रॉप्स के अंदर जो है वो फंक्शंस को पास कर सकते हो। अच्छा, ये रिएक्ट तो हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन और बेसिक चीज़ें देख ली हैं। ये एक मिनी एग्जांपल है, तो ये आप जो है ना इसका कोड चूंकि मैंने यहाँ पर लिखा है ऑलरेडी, तो आप इसको जो है ना वो खुद ट्राई करके देखिएगा चला के, ताकि आपको कुछ चीज़ों की जो है ना वो खुद भी थोड़ी सी समझ आ जाए। यहाँ पर ये जो है ना ये वाले फंक्शंस, ये अलग-अलग कंपोनेंट्स हैं जिसके अंदर रिटर्न की स्टेटमेंट लगी हुई है ना, तो वो समझ आए वो एक कंपोनेंट है। और इसके नीचे आपने एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट की जो है ना वो भी स्टेटमेंट लगा लेनी है, ताकि इसको आप एज अ कंपोनेंट यूज़ कर सको। बाकी जो भी आज कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं वो आपको समझ आ गए हैं या नहीं? जी क्लियर है ये। सब क्लियर है? जी सही, चलें।